हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए जनरल टेस्ट का पार्ट 3, जो कि आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीयूईटी यूजी के लिए, जो कि आने वाले आपके मई में एग्ज़ाम हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम को बहुत तेज़, ज़बरदस्त और बेहतर तैयारी के साथ आपको आगे लेके जा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक होगा वो जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स का होगा। दोस्तों, मैंने ये देखा पिछले साल के सीयूईटी एग्जाम में कि कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिसमें कि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, और कुछ ऐसे शिफ्ट भी थे जिसमें कि जीके, जीएस के ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो उसी को मैंने बैलेंस करके आज क्वेश्चन लिया है। अलग अलग शिफ्ट से, अलग अलग शिफ्टों के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट पिछले साल में हम लोगों के दिए थे, उनके लॉगिन करके पासवर्ड से उनको मैंने निकाला है कुछ क्वेश्चन को, और उसमें ऑथेंटिकेट क्वेश्चन होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन भी करेंगे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे हर क्वेश्चन को। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जनरल टेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि जानते हैं आप पहले एक्सरे करना जरूरी होता है अगर कहीं चोट लगी है तो। ये एक्सरे दरअसल पीवाईक्यू के माध्यम से हम करेंगे, प्रीवियस ईयर के हिसाब से करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बीए एलएलबी, बीकॉम, बीए, बीएससी, जनरल टेस्ट जिसमें भी है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर आप लगाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाय और मुर्गियों का एक समूह दिया गया है। ए ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स आर गिवन। द नंबर ऑफ लेग आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। द नंबर ऑफ काउ इज। गाय और मुर्गियों की एक समूह में कुल पैरों की संख्या कुल सिरों की संख्या की 2 गुने से 14 ज़्यादा है। ऐसे समूह में कुल गायों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है उसको आप चाहें तो इक्वेशन बना के कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर मैं x मान लूँ, अगर मान लूँ x जो है वो गाय की संख्या है, ठीक है, और y मान लूँ मैं, अगर मुर्गे क्या है भाई, मुर्गियों की संख्या, क्या मुर्गियों, तो मुर्गियों की संख्या मैं y मान लेता हूँ, और x मैंने मान लिया कि ये गाय की संख्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो गाय के कितने पैर होते हैं? तो गाय के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं, तो 4x हो जाएगा, है ना। यहाँ मैं पैरों की संख्या लिख रहा हूँ, और प्लस अगर मुर्गियों की बात करें तो इनके 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। ये बराबर है किसके? ये बराबर है किसके? ध्यान से समझिएगा, 2 गुने के। यहाँ लिखा है ना कि, यहाँ पे लिखा है कि मुर्गियों के एक समूह में कुल पैरों की संख्या जो दी गई है वो कुल सिरों की संख्या, अच्छा कुल सिरों की संख्या, x और y भाई उनके सिर रहे होंगे, तो x प्लस वाई इनके सिर रहे होंगे। इसके 2 गुने से, यानी इसके 2 गुने, यानी इसके 2 गुने से, यानी इसके 2 गुने से, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो। ध्यान रखिएगा, इसके क्या बोला है? 2 गुने से, इसके 2 गुने से क्या है? 14 ज़्यादा है, यानी 2 गुने से 14 ज़्यादा है, यही तो बोला है। और बाद में आपसे पूछा है कि बताइए ऐसे समूह में कुल गायों की संख्या क्या होगी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? गायों की संख्या क्या होगी। द नंबर ऑफ काउ इज, ये पूछा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 4x और प्लस 2y है, तो y कर लीजिए। इसके बाद है 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा यहाँ पे, प्लस 2 का y में होगा तो 2y आएगा, प्लस 14। ठीक है, अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो 2x इधर आएगा, तो यहाँ पर 2y से कटेगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 4x है, 4x से अगर इधर जाएगा तो 4x माइनस 2x बराबर यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 4x में से 2x घटेगा तो बचेगा 2x, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। और यहाँ पर 2 से हम काट देंगे 14 को कितने बार में? 7 बार में, और x की वैल्यू कितनी आ गई है? 7 आ गई है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कुल गायों की संख्या कितनी होगी। द नंबर ऑफ काउ इज, तो क्या होगा आंसर हमारा? 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था वैसे मैंने सॉल्व किया है। अब आ जाइए, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है भाई? शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। और दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पर, और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है।
In a chess tournament, each of 6 players will play every other player exactly once. How many matches will be played during the tournament? एक शतरंज प्रतियोगिता में 6 खिलाड़ियों में से प्रत्येक अन्य सभी खिलाड़ियों में से प्रत्येक के साथ एक बार खेलेगा। इस प्रकार प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, कभी कभी हैंड वाला भी आता है कि एक बंदा गया, वो पार्टी में गया, उसने अपने हाथ मिलाए अपने दोस्तों से, उसके 6 दोस्त थे और 6 दोस्त से उसने हाथ मिलाए, तो बताइए कुल कितनी बार उसने हाथ मिलाए होंगे? ऐसा क्वेश्चन भी आता है, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि भाई इस प्रकार की प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे? जब 6 खिलाड़ी होंगे, प्रत्येक अन्य सभी खिलाड़ियों से एक एक मैच वो खेलेंगे। तो ऐसे फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए, वो क्या होता है? n-1/2। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा n-1/2 ये फॉर्मूला होता है। n इक्वल टू होता है यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ प्लेयर? 6 और 6 - 1 और बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 × 5, 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा और 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कटेगा 3 बार में और 3 × 5 = 15। कुल कितने मैच होंगे? 15 मैच कुल होंगे। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपके सामने नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ चुका है और वो है 2 संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। तो मैं लिख देता हूं सम ऑफ 2 नंबर इज x और y, मैं नंबर ले लेता हूं। ठीक है, या a और b भी ले सकते हैं आप, चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। कितना है? 15 है। तो सम ऑफ नंबर कितना है? 15 है। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। और इनका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1/x प्लस 1/y। इनका क्या है? ये भाई 3/10 इन्होंने कह दिया। क्या कह दिया? 3/10। अब इन्होंने बोला है कि 2 संख्याएं जो है उनका योग 15 है। यदि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम 3/10 है तो संख्याएं क्या होंगी? अब आपसे नंबर पूछा गया है, यानी x + y जो नंबर है वो क्या होंगे आपसे पूछा गया है। तो अगर हम इन दूसरे वाले को सॉल्व करें, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करें, तो x और y इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? xy हो जाएगा। अगर दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो क्या होगा? x और y होगा, है ना। x से x कटेगा और बचेगा क्या? y, और प्लस x और y से y कटेगा, बचेगा क्या? x बचेगा यहाँ पे, है ना, 3/10। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ y + x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको हल्का सा कलर्स को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, y + x की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। और यहाँ पे x × y की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। बड़े ध्यान से समझिएगा, सामने सामने जो भी लिखा हुआ है वही उसकी वैल्यू है। y + x यानी xy कितनी आई है? 3। x और y मल्टीप्लाई में कितना आया है? 10 आया है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया है वो x और y कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जबकि एक क्वेश्चन में क्या दिया है? x और y कितना दिया है भाई? 15 दिया है। तो मतलब कितना दिया है? 3 नहीं दिया है, कितना दिया है? 15। इससे कितने टाइम ज़्यादा? इससे 5 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई भी 10 ना होकर के इनसे 5 टाइम ज़्यादा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 10 × 5 = 50। हाँ ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यानी कोई दो नंबर है जिनको अगर प्लस करते हैं तो 15 आ जाता है ना। अगर उसको हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है? 15 आ जाता है। और वही 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ जाता है। बताइए ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे? तो ऑप्शन में आप देखिए कि ऐसे कौन से 2 नंबर रखेंगे कि जोड़ें तो 15 आ जाए और गुणा करें तो 50 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 11 और 4 को लेता हूं तो 11 का गुणा 4 में करूंगा तो 44 आएगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर हमारे पास 50 आना चाहिए। तो हमारे पास ये आंसर तो नहीं हो सकता, है ना, ये आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए, 6 × 9 = 54, नहीं भाई 50 आना चाहिए, ये भी नहीं होता। 8 × 7 = 56, नहीं ये भी नहीं होगा। 10 × 5 = 50, हाँ यही होगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी x = 10 रखेंगे, y = 5 रखेंगे तो 10 और 5 15 भी हो जाएगा और 10 × 5 = 50 भी हो जाएगा। दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्ट तरीका मुझे लगा, मैंने इसी तरह आपको करा दिया। ये देखिए चौथा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इसमें देखिए
रीजनिंग का एक टॉपिक होता है ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन्हीं में से बोल दिया जाएगा कि एक इसमें से ऑड वन आउट करिए, यानी एक बेमेल है, एक तीनों से, इसमें 4 ऑप्शन में से 3 बिल्कुल मिलते जुलते रहेंगे हर टॉपिक में, यानी हर तरह से, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो तीनों से मेल नहीं खाता होगा, जो तीनों से अलग मेथड से बना होगा, उसी को आपको चुनना है, इसी को ऑड वन आउट कहेंगे। तो ऑड वन आउट में क्या आपको चुनना है, इसमें से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो अलग हो सबसे। तो कौन सा अलग है, आइए देखते हैं। अगर हम देखें तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है ना, 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है, 36 का है, 6 का स्क्वायर है, लेकिन 80 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमारा सबसे अलग जो नंबर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एकदम आसान और ज़बरदस्त तरीका था। देखिए, कभी भी ऑड वन आउट कहे तो आप पहले स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर उसके बाद तीनों डिजिट या 2 डिजिट जितने भी दिए हैं उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब करके देखेंगे, ठीक है। वो सबसे पहला तरीका होता है देखने का। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब मैं कुछ समझ देता हूं आपको ये क्वेश्चन करने के लिए, पहले देख लीजिए क्वेश्चन को और समझ लीजिए। 5वां क्वेश्चन है आज का। अब क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 5 × 4 = 15। 5 का गुणा 4 में किया तो 15 आया। भाई कैसे आ गया, ये तो गजब हो गया। ये लग रहा है कोई इन्होंने ट्रिक लगाया है। आइए देखते हैं क्या लगाया है। 7 का गुणा 8 में किया तो कितना हो गया, 49। अरे भाई साहब ये कैसे हो गया, कुछ तो बात हुई होगी, है ना, कुछ तो जज्बात हुई होगी, कुछ तो हालात हुई होगी। 6 का गुणा 5 में किया तो आना तो चाहिए 30, लेकिन आ गया 24। अरे भाई साहब ये क्या हो गया। 8 का गुणा 7 में किया तो आना चाहिए 56, लेकिन आ गया 49। 5 का गुणा 4 में किया तो आना तो चाहिए 20, लेकिन आ गया 15। यानी अगर देखें हम तो जितना भी मल्टीप्लाई कर रहा है और जितना भी आंसर आ रहा है उसमें से 5 माइनस यहाँ किया है। 7 वाटे 56, यहाँ पे क्या किया है, 7 माइनस किया है। देखिए 7 माइनस किया ना, तब तो आया 49। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए 6 5 6 30, और क्या माइनस किया है, 6 माइनस किया है, तब तो 6 माइनस किया है, तब तो जाके 24 आया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एकदम आराम से समझेंगे। अगर हम देखें कि पहले में 5 माइनस किया, ठीक है, दूसरे में क्या माइनस किया, 7, पहले में क्या माइनस किया, भाई पहले में 5 माइनस किया है। यहाँ पर जो 5 चौक के 20 है, 20 में से क्या माइनस किया, 5 किया तो 15 आया। 7 वाटे 56 है तो 56 में से क्या किया, 7 माइनस किया तो आया कितना, 49। 6 5 30 है तो 30 में से क्या माइनस किया, 6, तो आ गया 24। इसका मतलब कैसे ये माइनस कर रहा है, पहले 5 किया, फिर 7 किया, फिर 6 किया, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ध्यान अगर देंगे तो पहला वाला नंबर ये माइनस कर रहा है, यहाँ पे 5 माइनस कर रहा है पहला वाला नंबर, यहाँ पे ये पहला वाला नंबर 7 माइनस कर रहा है, और यहाँ पर भी पहला वाला नंबर 6 माइनस कर रहा है। तो उसी तरह 8 चौक के 32, कितना, 8 चौक के 32 माइनस कौन सा, पहला नंबर, पहला नंबर अगर माइनस करते हैं तो आंसर आना चाहिए हमारा 24। हमारा कौन सा आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 24। कौन से ऑप्शन में है, 24 कहीं है, हाँ है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका आंसर चुटकियों में आ सकता है, ठीक है, उड़ा देते हैं एकदम, ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार और 6वां क्वेश्चन है। चूज द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज 3 9 27 81, फिर डैश दिया है, उसके आगे क्या होगा ये आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। ये मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है, एक टॉपिक होता है रीजनिंग का मिसिंग नंबर, उसी में से ये क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। तो ये क्या है एक बार देखते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर उसके बाद 27 है, और उसके बाद 81 है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 3 × 3 हुआ तो कितना आ गया, 9, और 9 × 3 हुआ तो कितना आ गया, तो 27, है ना। 27 × 3 हुआ तो कितना आ गया, 81। 81 × 3 होगा तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 243 आएगा। और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है, कुछ टफ भी क्वेश्चन है। जैसे इससे पहले का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, अच्छे लेवल का था। 7वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पॉपुलर इज कोडेड एज QPQVMBS। देखिए कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए
2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही ऐसे पॉइंट है जो आपको टाइम भी बचत करेंगे और आपके एग्जाम में रैंक भी लाएंगे। और कम से कम 1 से 15 तक तो क्यूब याद होना ही चाहिए, आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। और इस बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि आपको अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए ईच और एवरी लेटर का। ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी लेटर का आपको अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको अगर याद रहेगी, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अपोजिट जो लेटर्स हैं वो भी याद होने चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अपोजिट का मतलब जैसे इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर है, हाई स्कूल एच का अपोजिट एस है ना। लव, आप कहेंगे अरे सर लव क्या आप बोल रहे हैं, हाँ लव एक दूसरे का अपोजिट है, एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, ठीक है, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं। जीटी रोड, जी टी, जी का उल्टा टी, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे अपोजिट हैं, तो ऐसे ही आपको याद रखने होते हैं। इसमें आपसे क्या बोला है कि पी क्यू, अगर पॉपुलर को क्या लिख रहे हैं, ये क्यू पी क्यू वी एम बी एस, तो भाई पूछा गया है जी बी एन पी वी टी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलर को ये लिख रहे हैं पॉपुलर। देखिए अब अगर ध्यान दें तो पॉपुलर को ये क्या लिख रहे हैं, तो हम लिख देते हैं पॉपुलर को ये लिख रहे हैं क्यू, है ना, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू और उसका वी एम बी और एस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पी कितने पे है, 16 पे है, 16 से क्या हो गया भाई 17 हुआ, और यहाँ ओ 15 पे है और पी 16 पे है, यानी 16 से कितना हुआ 17 हुआ, 15 से कितना हुआ 16 हुआ, पी 16 पे है, क्यू फिर 17 पे है, यानी एक एक बढ़ रहा है, आप देख पा रहे हैं एकदम आसानी से। देखें 16 से क्या हुआ 17 हुआ, 15 से क्या हुआ 16 हुआ, 16 से क्या हुआ 17 हुआ, और लास्ट वाले में देख लीजिए कि लास्ट वाले में फॉलो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी बीच में गड़बड़ हो जाता है ना, हाँ कभी कभी बीच में गड़बड़ हो जाता है, तो मुझे भोजपुरी में कमेंट्री याद आ जाती है। खैर देखिएगा, आर का रैंक जो होता है वो 18 होता है प्लेस वैल्यू, और एस का होता है 19, तो बिल्कुल यहाँ भी एक बढ़ा है। इसका मतलब है कि ये सारे जितने भी अल्फ़ाबेटिकल आपके लेटर्स दिए गए हैं उसमें एक की बढ़ोतरी कर रहा है, तो उसी तरह हम इसमें भी बढ़ोतरी कर देंगे। जी का वैल्यू होता है 7 है तो 8 कर देंगे, 8 का क्या होता है 8 होता है एच, 8 पे क्या होता है एच। अब एच कौन से ऑप्शन में है, अच्छा ओ माय गॉड यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, अच्छा यहाँ पे पूछ दिया है भाई साहब आपसे कि जी बी एन पी वी टी का कूट क्या होगा, यानी ये पहले से ही आंसर आपको दिया हुआ है, इसका कूट क्या होगा, मतलब इससे पहले कौन सा शब्द होगा कि उसका आंसर ये होगा, मतलब ये पहले से ही गिवन है, ये दिया हुआ है पहले से ही, आंसर पहले से ही दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन हमें बनाना है। तो क्वेश्चन बनाना है तो एक माइनस कर देंगे, जी 7 पे है तो एक पहले हो जाएगा, यानी जी 7 पे है एक पहले हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 पे क्या होता है एफ, पहला एफ हो जाएगा। बी से एक पहले है ए, एन से एक पहले क्या है, एन से एक पहले है एम, एफ ए एम दो ऑप्शन में है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पी 16 पे है, 15 पे हो जाएगा तो ओ, एफ ए एम ओ 2 पे है, ओ माय गॉड। उसके बाद क्या है वी है 22 पे 21 पे यू, और टी है कितने पर 20 पर, एक कम होगा एस, यानी फेमस। तो फेमस हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन सा, MOU, हाँ ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये ध्यान से दीजिए और ध्यान दीजिए और देखिए ध्यान से कि ये क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कमरे को बिस्तर कहा जाता है, इफ रूम इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, देन ऑन व्हाट वुड ए मैन स्लीप। यदि कमरे को बिस्तर कहा जाता है, ठीक है भाई, कमरे को हम बिस्तर कह देंगे, क्या दिक्कत है, कहना ही तो है। बिस्तर को खिड़की कहा जाता है और खिड़की को फूल कहा जाता है ना। तुम फूल कहो तो हम गुलाब समझ लेंगे, तुम खिड़की कहो तो हम उसको रुआब समझ लेंगे। फूल को कूलर कहा जाता है तो व्यक्ति किस पर सोएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कहा जाता है वाला बात आएगा ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस लास्ट में जाइए शांत होकर के, एकदम माइंड को फ्रेश करके लास्ट में जाइए। लास्ट में क्या पूछा है, तो व्यक्ति का किस पर
व्यक्ति किस पर सोएगा, बस ये पूछिए। ये बताइए किस पे सोएगा, कोई भी बंदा किस पे सोता है, बेड पे। किस पे सोता है, बेड पे सोता है। अब बेड को जो भी कहा गया है वही हमारा आंसर होगा। बेड को क्या कहा गया है, देखिए बेड को यहाँ पे देखिए, बिस्तर को खिड़की कहा जाता है, भाई खिड़की पर ही सुला दीजिए उसको, बस उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। बेड इज कॉल्ड विंडो, तो हमारा आंसर क्या होगा, विंडो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन 9th। टुडे इज संडे, आफ्टर 50 डेज इट विल बी, आज रविवार है, 50 दिन के बाद क्या होगा। भाई 50 दिन बाद पूछ ले, 5000 दिन बाद पूछ ले, 1000 दिन बाद पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी दिन दिए गए हैं ना उसको आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, और जितना भी रिमाइंडर बचेगा डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि 7 7 49, 49 तो खत्म ही हो जाएगा, इसमें से सिर्फ बचेगा 1 हमारे पास। क्या बचेगा, 1 बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा 1, ध्यान रखेंगे ये रिमाइंडर है 1, और जो रिमाइंडर 1 बचा है, शेष फल जो बचा है उसको बस 1 ऐड कर दीजिए। क्या कर देंगे, 1 हम ऐड कर देंगे जो भी गिवन डेट है। तो गिवन क्या है भाई, गिवन है हमें रविवार, यहाँ पे देखिए संडे दिया है ना, तो संडे में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, संडे के बाद 1 ऐड, अगर संडे में 1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, मंडे आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, 10वां नंबर क्वेश्चन है, 11वां पेज है। आपसे पूछा है रीजनिंग का क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, एकदम अच्छे से और ध्यान से अगर नोटिस इसको हम करें तो 324 का संबंध इन्होंने दिया है 162 से, यानी 324 इज रिलेटेड टू 162। तो आपसे आगे पूछा है कि बताइए, आपसे पूछा है आगे कि भाई उसी प्रकार ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम देखें तो 324 को अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिल जाता है हमें, 16 और 2 यानी 162 मिल जाता है, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, है ना। तो इसी तरह अगर हम कोई नंबर ऐसा देखते हैं ऑप्शन में जो कि आधा किया गया है, 64 का आधा 32 होता है, तो ये नहीं होगा। 2 का आधा 1 हुआ, तो यही हो सकता है आंसर, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है, तो यही हमारा डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 22 का आधा 11 होता है, तो ये आंसर होगा नहीं। 134 का आधा 112 नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए शानदार क्वेश्चन आ चुका है। आपसे पूछा है हु एमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। अब यहाँ से जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जीके में हम लोग देखेंगे शानदार क्वेश्चन, और शानदार क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे आपको। इसमें बोला है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरुआत किया था रेड कुर्ती आंदोलन, रेड कुर्ती मूवमेंट अगर किसी ने शुरू किया था तो वो शुरू किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले व्यक्ति थे, पहले फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको पता है भारत रत्न से सम्मानित किसको किया गया था, सबसे पहले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हीं को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो खुदाई खिदमतगार संगठन इन्होंने बनाया था। खुदाई खिदमतगार संगठन इन्होंने बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ये सब सारे पॉइंट्स को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दरअसल पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान चले गए, लेकिन ये हमेशा से भारत के मूवमेंट के लिए लड़ते रहे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लाल कुर्ती आंदोलन करते रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और लाला लाजपत राय, ध्यान रखेंगे, लाला लाजपत राय को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1920 में। कब,
1920 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और लाला लाजपत राय ही, आपको पता है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, क्या पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में 31 अक्टूबर को बना था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे ये एम.एन. जोशी, लाला लाजपत राय और एक और व्यक्ति थे जिन्होंने मिल करके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत की थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इन्हीं की मृत्यु हुई थी कब, आपको पता होगा। लाला लाजपत राय 1928 में साइमन कमीशन, आपको पता होगा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब इनको लाठियों की बौछार होती है तो उसी में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की कुछ बुक है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर पहली बुक की मैं बात करूं तो हरिजन इनकी पहली बुक है जो आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद इनकी किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद इनकी और किताब है हिंद स्वराज, क्या हिंद स्वराज। और इन्होंने एक और किताब लिखी, आप जानते हैं, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन किताब लिखी, हरिजन किताब लिखी, हिंद स्वराज किताब लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा। ध्यान रखेंगे, ये सारे आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी किताब। और महात्मा गांधी ने ही बहुत सारे आंदोलन भी किए, आपको पता होना चाहिए। 1917 में एक चंपारण मूवमेंट किया गांधी जी ने, सबसे पहला चंपारण मूवमेंट किया था 1917 में बिहार में, आपको पता ही होगा। उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम कहते हैं, मूवमेंट किया था, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ। और दांडी मार्च भी किया था, सीडीएम किया था। और 1930 में ही इन्होंने साल्ट मूवमेंट किया था। इस सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इंडियन ओपिनियन, ये इनकी किताब थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, द बाउंड्री ऑफ विच इंडियन स्टेट डज नॉट टच विद दैट ऑफ द छत्तीसगढ़। भारत के किस राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती है। चलिए, तो अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा भी। वैसे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बिहार। करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार इज द करेक्ट आंसर। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, आपको पता है। पहले मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत कहा जाता था। और मैं अगर बात बताऊं तो 2000 में मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ था, ठीक है। वैसे 2000 में 3 राज्य बने थे, कौन कौन से वो बने थे, देखिएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद बना था झारखंड, उसके बाद बना था उत्तराखंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ, ठीक है, और झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ, और उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। ये 3 राज्य बने थे 2000 में, भारतीय संसद ने बनाए थे। ध्यान रखिएगा, बिहार वैसे करेक्ट आंसर होगा। हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे बिहार टच नहीं करेगा। आइए देखते हैं, उसको समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखें और थोड़ा ध्यान दें तो आपको उम्मीद है ये एकदम क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर अगर मैप को, तो मैप को आप ध्यान से देखिएगा। ये मैप यहाँ पे देखिए, ये है छत्तीसगढ़। और याद रखिए, छत्तीसगढ़ का जो शेप है वो कैसा है, छत्तीसगढ़ का शेप जो है ना वो दरियाई घोड़े की तरह है। किसकी तरह है, दरियाई घोड़े की तरह। आपको यहाँ पे शेप दिख रहा होगा, एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि बताइए सी हॉर्स यानी दरियाई घोड़े की तरह किस राज्य की बाउंड्री है, तो वो है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ पे उड़ीसा से भी कनेक्ट हो रहा है, झारखंड से भी कनेक्ट हो रहा है,
और मध्य प्रदेश से तो हो ही रहा है क्योंकि उसी से अलग हुआ है, और उसके बाद देखिए महाराष्ट्र से भी यहाँ हो रहा है, और उसके साथ साथ उड़ीसा से तो हो ही रहा है, तेलंगाना से भी हो रहा है, हाँ झारखंड से हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपसे ऑप्शन में दिया था, उत्तर प्रदेश भी दिया था, तो उत्तर प्रदेश यहाँ देखिए ये लखनऊ वाला इलाका है, और यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये वाला इलाका, ये छत्तीसगढ़ यहाँ से कनेक्ट होता है, जबकि बिहार जो है वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता। यहाँ पे देखिए बिहार की जो सीमा है इस तरह से होते हुए इस तरह होते यहाँ पे इस तरह चली जाती है। ठीक है, इस तरह बिहार काफ़ी दूर है छत्तीसगढ़ से, इस तरह से छत्तीसगढ़ से बिहार बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे फिर से। चलिए क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान देंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश की स्पेलिंग बहुत अच्छी लिख दी मैंने, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे। झारखंड का कैपिटल रांची है, आप जानते ही हैं। ठीक है, और बिहार का कैपिटल तो आप जानते हैं, बिहार का कैपिटल क्या है, बिहार का कैपिटल है पटना, और पटना को पहले पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। ठीक है, और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी उदाइन ने। किसने? उदाइन ने, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था। आपको पता है जब जनगण मन आप गाते हैं तो उसी में उत्कल आता है नाम, वो उड़ीसा का ही पहले नाम था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 13th नंबर क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो आंसर देखिए कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसका भी आंसर आप देंगे। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को। करेक्ट आंसर होगा 8 सितंबर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, 5 जून को क्या मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे। क्या? इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, आपको पता ही है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर 5 सितंबर को देखें तो टीचर्स डे मनाते हैं हम लोग, शिक्षक दिवस। किसके जन्म दिवस पे? आपको पता ही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, राधा कृष्णन। ठीक है, जो कि पहले क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पहले राज्यसभा के चेयरमैन कौन थे? तो जाहिर सी बात है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो भाई वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, पता ही है, उपराष्ट्रपति होता है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही वो थे। इस तरह से क्वेश्चन घुमाकर भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा की बात करें तो इसको अपर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, यानी ये कभी भंग नहीं होती, लोकसभा भंग हो जाती है 5 साल में, ध्यान रखिएगा। 1/3 जो मेंबर होते हैं इसके हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं? वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 250। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा में ही 12 जो मेंबर होते हैं उसको प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। और इनका जो 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, इसको कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। किसके? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 14वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप किससे बने होते हैं? तो आंसर करेंगे इसका। चलिए, तो अगर हम बात करें आईसी की, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो थी उसकी डेवलपमेंट किया था सबसे पहले जे.एस. किल्बी ने। किसने? जे.एस. किल्बी ने। नाम तो आ रहा है
मुझे याद, शक्तिमान में एक था ना किल्बिस, उसी का नाम उससे याद आ रहा है मुझे। इंटीग्रेटेड सर्किट जो बनी होती है वो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, आपको पता ही होगा, वो सिलिकॉन की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी दे सकता है, जर्मेनियम से भी बनता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों आंसर ऑप्शन में दे सकता है। अगर सिलिकॉन देगा तो जर्मेनियम नहीं देगा, और जर्मेनियम देगा तो सिलिकॉन नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 15वां क्वेश्चन शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन है 15th नंबर। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगर मैं बताऊं तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O और नाइट्रोजन की भी बहुत सारे रहते हैं उसमें, और उसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसमें मिलते हैं, तो बनता है क्या, तो बनता है एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा। और इसीलिए कहा जाता है कि जब पहली बारिश होती है तो उसमें नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है पानी में, जिससे कि क्या होता है, शरीर के ऊपर फफोले पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, जिसकी वजह से अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ताजमहल का कलर जो है वो पीला क्यों पड़ता जा रहा है, तो वो अम्ल वर्षा के ही कारण पड़ता जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं CO2 एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के ट्रिक मैंने बताए थे आपको, मीना जान का जलवा है ना, मीना जान का जलवा है ना। मी से हो जाएगा मीथेन, जिसको हम लोग CH4 भी कहते हैं, और जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। दलदली स्थान पे पाया जाता है, और पगुरी करने वाले जो जानवर होते हैं ना, जो पगुरी करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, उन जानवरों के मुंह से भी निकलता है मार्स गैस। अब सूंघने मत लगिएगा जा करके। ना से हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O भी कहते हैं, और लॉफिंग गैस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लॉफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, जान का मतलब ओजोन, O3 गैस एक होता है, एक तो लेयर होता है आप जानते ही हैं, वो हमारे अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है हमें, लेकिन एक O3 गैस भी होता है जो कि ओजोन को प्रभावित करता है, ग्रीन हाउस गैस होता है वो। का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं। जलवा का मतलब जलवाष्प, जिसको वाटर वेपर भी हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये था रीजनिंग का क्वेश्चन। भाई साहब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। अरेंज द फॉलोइंग इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। इसको, ये जितने भी आपको वर्ड यहाँ पे दिए हैं A से E तक के, इसको आपको सीक्वेंस से लगाना है। इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरह आपको लगाना है। सबसे पहला वर्ड दिया है कंसल्टेशन, उसके बाद इलनेस, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद ट्रीटमेंट, उसके बाद रिकवरी। ये उल्टा पुल्टा इधर उधर दिया है ना, लेकिन हमको क्या करना है, सीधा लगाना है। 19-20 करके दिया है, हमें क्या करना है, सही करना है भाई, एकदम सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले कोई बीमार होता है भाई, तभी तो डॉक्टर के पास जाता है, तो पहले तो बी होगा। तो बी कौन से में है, बी बस 1 में और 2 में है, तो ये वाला तो पहले ही खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन को। अब उसके बाद क्या होगा, बी के बाद देखिए सी तो पहले दोनों में दिया है, तो हम इसमें आगे चलेंगे, ये दोनों कॉमन है, तो बस यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले इलनेस होगी, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर हमें क्या देगा, कंसल्टेशन देगा। क्या करेगा, कंसल्टेशन देगा, है ना। उसके बाद ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद रिकवरी हो जाएगी, यानी ई सबसे लास्ट में होगा। ई दोनों में लास्ट में है, ये बात देखिए यहाँ पर। लेकिन भाई सबसे पहले क्या होगा, पहले बताइए, कंसल्टेशन होगा, फिर जाके ट्रीटमेंट होगा, यानी ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी आएगा, BCAD है ना। कंसल्टेशन यहाँ देखिए ए सही है, यानी हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ट्रीटमेंट पहले नहीं होगा, पहले कंसल्टेशन होगा। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जो भी वीडियो पूरा देख रहा है, और देखना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप देंगे, कमेंट सेक्शन में, और मैं सबके कमेंट देखूंगा और उसका हार्ट भी दूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है रिएक्टर स्केल इज यूज टू मेजर। रिएक्टर स्केल के द्वारा क्या मापा जाता है, तो आपको पता ही है, अर्थक्वेक को नापा जाता है रिएक्टर स्केल से। तो हमारा आंसर होगा क्या, अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप की तीव्रता को नापने वाला यंत्र है कौन, रिएक्टर स्केल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ,
स्पीड ऑफ विंड को कौन नापता है? तो इसको नापता है, ध्यान रखेंगे, एनीमोमीटर। कौन? एनीमोमीटर किसको नापता है? वायु की गति को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ अगर बात करूं टेम्परेचर को कौन? थर्मोमीटर, आप जानते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं डेप्थ ऑफ सी, आप जानते हैं समुद्र की गहराई को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फेदोमीटर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और समुद्र की गहराई के लिए जिसमें सामान वामान खोजना रहता है, कभी कभी समुद्र के अंदर कोई सामान अगर खो गया है, या मलबे को खोजना है, या समुद्र में कोई बड़ा जहाज डूब गया है, तो उसको खोजने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसको हम सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ये साउंड एंड नेविगेशन सिस्टम से ये काम करता है, और उसके माध्यम से समुद्र के गहराई में हम जा करके सामान को खोज सकते हैं। चलिए आइए आगे अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये है आपके स्क्रीन पर सामने आपके। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये वाला 19वां नंबर क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग सेंट्स रोट बीजक। भाई बीजक, ये तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। बीजक किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कबीरदास जी ने। किसने लिखा था? कबीरदास जी ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कबीरदास जी की जो भाषा है वो सदुखड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। यानी इनकी कोई भाषा नहीं थी भाई, पंचमेल खिचड़ी पका देते थे ये। कोई इनकी भाषा समझ ही नहीं पाता था, समझ तो बहुत पाता था लेकिन ये नहीं बता पाता था कौन सा। आपको पता है तुलसीदास ने क्या लिखा था भाई? रामचरितमानस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गुरु अर्जुन के बारे में तो आपको पता ही है, ये कौन से गुरु हैं? 5th गुरु हैं, ठीक है। 5th गुरु हैं किसके? सिख के 5th गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। और आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, आदि ग्रंथ। और इन्हीं के समय में गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर बना था। गोल्डन टेम्पल मतलब इन्होंने बनवाया था उसमें। रामदास जो थे, इन्हीं को अकबर ने क्या किया था? जो 4th गुरु थे सिख के, इन्हीं को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। और इसी 500 बीघा जमीन में गोल्डन टेम्पल, यानी जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बना है, यानी स्वर्ण मंदिर बना है, उसी 500 बीघे जमीन पर बना है जो अकबर ने रामदास को दिए थे। टोटल 10 गुरु हुए, आपको पता ही है। नानक देव पहले गुरु थे। नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये टोटल 10 गुरु हुए थे, आपको पता ही है सिख में। तो ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट्स को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और गुरु अर्जुन देव को ही डेथ पे मरवा दिया था किसने? जहांगीर ने। किसने? अपने बेटे के जहांगीर ने मरवा दिया था। जहांगीर के बेटे जो थे खुसरो की मदद करने की वजह से गुरु अर्जुन देव को जहांगीर फांसी पे लटका देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला देखिए 21वां क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। भारत से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपको पता है इसको लिखा था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको लिखा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखेंगे एक व्यक्ति का मुझे ये नाम याद आ रहा है, विलियम विल्किंस। है ना? इसने क्या किया था? आप फटाफट कमेंट में मुझे बताएंगे, देखता हूं मैं कौन बता सकता है इसको। विलियम विल्किंस ने अंग्रेजी में एक किताब की अनुवाद किया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन इसका आंसर करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 22वां क्वेश्चन देखिए, कोलार माइंस आर फेमस फॉर। कोलार की खान किसके लिए मशहूर है?
कोलार या बन्नी हट्टी की खान कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये गोल्ड के लिए फेमस है। एक पिक्चर भी इस पर बनी थी, आपको पता है इसका नाम क्या है? KGF। क्या नाम है? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक को पहले मैसूर राज्य के रूप में जाना जाता था, और मैसूर के सुल्तान हुए कौन? टीपू सुल्तान। आपको पता है हैदर अली और टीपू सुल्तान। और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए आपको पता है कि टोटल हम कहते हैं कि भाई 4 युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध। उसी में टीपू सुल्तान और हैदर अली की हार हुई और मैसूर राज्य पे अंग्रेज़ों ने अधिकार जता लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चांदी को हम क्या कहते हैं? AG। क्या कहते हैं? AG। और सोने को हम लोग कहते हैं AU। क्या कहते हैं? AU, इसका सिंबल होता है। औरम कहते हैं, अर्जेंटम कहते हैं इसको। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ये ध्यान से, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। तो माता टीला जो है वो रिवर बेतवा पर है ना, बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं परियोजना की बात करूं तो एक आपका है हीराकुंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। हीराकुंड डैम बना है किस पे? हीराकुंड बना है, ध्यान रखेंगे, महानदी पे। कहाँ पे? किस नदी पे बना है? महानदी पे। और कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो और मुझे याद आ रहा है भांगड़ा नागल डैम। भांगड़ा नागल डैम ये कहाँ पे है? ये पता है, सतलज पे है। कौन सी नदी पे है? सतलज पे है। और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर डैम है ना, नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे है भाई, गुजरात में। ठीक है, नर्मदा नदी पे है गुजरात में। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत ज़्यादा। राणा सागर डैम है ना, राणा सागर डैम ये कहाँ पे है? राणा सागर डैम जो है आपका है कहाँ पे? ये पहले किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। चेनाब नहीं, चंबल नदी पे है। किस पे? चंबल नदी पे है। और कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ठीक है, मुझे कमेंट भी करके बताइएगा सारी चीज़ें। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। और इसका आंसर होगा बेतवा रिवर पर बना है माता टीला प्रोजेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 24वां क्वेश्चन। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, मुझे पहली बात तो मुझे डाउट लग रहा था क्योंकि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो दिया नहीं है। जो तारापुर, ध्यान रखेंगे, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मैंने कई बार करंट अफेयर के सेशन में आपको बताया भी है, सुबह जो 7:30 बजे होता है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि महाराष्ट्र में सेट हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सेटअप हुआ था। लेकिन इसमें कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। यहाँ पे नेल्लोर दिया है, कलपक्कम दिया है, बेंगलुरु दिया है, हैदराबाद दिया है। तो महाराष्ट्र में तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, वैसे तो मैं जो लिखवाऊँ आपको तो ध्यान रखिएगा। देखें तो नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है? ये है बुलंदशहर यूपी में। कहाँ पे? बुलंदशहर यूपी में। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में है ना। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है? ये आपका है गुजरात में। ये कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद क्या है? कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे है? ये आपका है तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे है? ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर देखें तो हाँ, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में।
तो जितने भी मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको लिख रहा हूँ ये सारे नोट करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक तो मैंने तारापुर बता दिया, ये 3 और 3 6 मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने 25वां क्वेश्चन। द प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ इज, पृथ्वी के निकटतम ग्रह है, इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन तक देख पाएगा वही इसका आंसर देगा, मुझे ये पता भी चलेगा इसे कि कौन लास्ट तक वीडियो देख रहा है, ठीक है। आप जानते हैं मरकरी जो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ना, 88 डेज में ये सन का चक्कर लगा लेता है सबसे कम दिन में, और इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं होता, नो सैटेलाइट, इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे, बुध मरकरी का, ठीक। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे मरकरी के बारे में। अगर बात करें तो वीनस की, तो वीनस क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह है ना, भोर का तारा, इवनिंग स्टार इसी को कहते हैं, है ना। पृथ्वी की भौजाई, पृथ्वी की भाभी, सब इसी को कहते हैं, शुक्र को ही, ध्यान रखेंगे। और क्या है सबसे अच्छा गर्म है, ये तो क्लियर हो ही गया है। इस पे CO2 का क्लाउड पाया जाता है, इसी वजह से ये गर्म होता है। वैसे तो सबसे पहले, उससे पहले तो मरकरी है, फिर भी मरकरी गर्म नहीं होता, शुक्र होता है, क्योंकि CO2 के पास ये क्वालिटी होती है कि वो सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। मंगल ग्रह तो जानते ही हैं, इसको हम मार्स क्या कहते हैं भाई, मंगल ग्रह को मार्स प्लैनेट तो जानते ही हैं, इंग्लिश में लिखा ही हुआ, रेड प्लैनेट इसको कहते हैं, रेड प्लैनेट है ना। लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किए होंगे और आपने नोट भी बनाया होगा, जरूर नोट तैयार कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।